आज का सवाल राहुल गांधी के पर्सनैलिटी से भी ज्यादा बड़ा है। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए सिर्फ आज का राहुल गांधी को देखना काफी नहीं है, बल्कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उस समय में जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नए नए आए थे और जो लीडरशिप के लिए फिट नहीं है। यही से पप्पू का नैरेटिव जन्म लेता है दोस्तों, और उसी टाइम से राहुल गांधी के नाम के साथ एक टाइटल ऐड कर दिया जाता है, पप्पू। एक देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, एक देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहता है, और एक देश जहां इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक नेशनल इवेंट बन चुका है। उसी देश में अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा, और लोग उसके नाम से नहीं बल्कि एक निक नेम से जानते हैं, पप्पू। सुनने में ये शब्द हल्का सा फनी लग सकता है दोस्तों, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो ये शब्द जोक का नहीं रह जाता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर बन जाता है दोस्तों। और ये बताता है कि आज अपोजिशन को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है हमारे देश में, और जब अपोजिशन को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो डेमोक्रेसी के बैलेंस पे सवाल उठने लगता है। तो आज का सवाल राहुल गांधी के पर्सनैलिटी से भी ज्यादा बड़ा है। सवाल ये है दोस्तों कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए एक वीक और मॉक्ड अपोजिशन हेल्दी हो सकता है? क्या ये ठीक है कि रूलिंग गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसा पॉलिटिकल चैलेंजर आया हो जिसे लोग मजाक के रूप में देखते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एक कमजोर अपोजिशन रूलिंग पार्टी को बिना रेजिस्टेंस के रूल करने का मौका देता है? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए सिर्फ आज का राहुल गांधी को देखना काफी नहीं है, बल्कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उस समय में जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नए नए आए थे, जब उनका नाम के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ा हुआ था, और जब उससे सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लेगेसी के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा था। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी किसी आम बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। उनका सरनेम ही अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक उस परिवार का नाम इंडियन पॉलिटिक्स के साथ गहरा जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, लोगों ने उसे एक ट्रेनी लीडर की तरह नहीं देखा बल्कि एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। यही से प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है तो छोटी सी भी गलती बड़ी फेलियर बन जाती है। राहुल गांधी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोलते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं दिखता था। उनके स्पीचेस में वो शार्पनेस नहीं होती थी जो एक मास लीडर से एक्सपेक्ट की जाती है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। कभी कभी तो उनका स्टेटमेंट्स क्लियर होता भी नहीं था, तो कभी उनका एक्सप्रेशंस भी अनश्योर लगता था, और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी बात को पूरी तरह स्ट्रक्चर ही नहीं कर पा रहे थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो बहुत ही अनश्योर होकर जवाब दिया करते थे, जो मुंह में आते थे वही बोल दिया करते थे, और मीडिया ने इस चीज को पकड़ लिया। टेलीविजन डिबेट्स, पॉलिटिकल शोज और सोशल मीडिया क्लिप्स ने उनके हर हेजिटेशन को जूम करके दिखाने लगे। जो बात किसी और लीडर के केस में नॉर्मल मानी जाती थी, वो राहुल गांधी के केस में एक प्रूफ बन गई हर बार, और हर बार पब्लिक को सोचने में मजबूर हो गया कि ये लीडर अभी रेडी नहीं है। धीरे धीरे एक इमेज बनने लगी कि एक ऐसा पॉलिटिशियन कि जो सीरियस नहीं है, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, और जो लीडरशिप के लिए फिट नहीं है। यही से पप्पू का नैरेटिव जन्म लेता है दोस्तों, और उसी टाइम से राहुल गांधी के नाम के साथ एक टाइटल ऐड कर दिया जाता है, पप्पू। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है, एंड आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करते ही हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, जो हमें आगे और ऐसे कंटेंट्स क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये जो शब्द है पप्पू, शुरू में ये तो एक पॉलिटिकल टॉन्ट लगता था, फिर ये एक मीम बन गया, और फिर ये एक परमानेंट लेवल बन गया। इस लेवल का मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था एक आदमी को डिसीजन मेकर के रूप में देखना ही बेकार है। और दोस्तों, बिलीव मी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर लोग एक बार अगर मान ले कि एक लीडर कमजोर है या फिर वीक है, तो चाहे वो बाद में कितना भी सही क्यों ना बोल ले, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। राहुल गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चाहे वो किसी इशू पे गवर्नमेंट से सवाल करे, चाहे वो किसी पॉलिसीज पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, ज्यादातर लोग पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस बात को सीरियसली नहीं लेना है। कई बार तो उनके अपने पार्टी के नेता ने ही उनका मजाक उड़ा दिया जब वो किसी सीरियस टॉपिक पे या फिर किसी डिबेट पे सवाल उठाते हैं। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने के लिए
उनमें हौसला देने के लिए तमाम चीज़ें तो हैं ही। और जब कभी आप जंग में जाते हैं तो घोड़े तो अच्छे ही लेके जाने पड़ेंगे ना, अच्छे घोड़े ही दौड़ पाएंगे, रेस के घोड़े ही चलेंगे रेस के अंदर। इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ राहुल गांधी को नहीं हुआ बल्कि ऑपोजिशन के पूरे रोल को हुआ। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि ऑपोजिशन का काम क्या होता है। तो ऑपोजिशन का काम होता है कि गवर्नमेंट को चैलेंज करना, पॉलिसीज पे सवाल उठाना और पार्लियामेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग काउंटर वॉइस बनाना। अगर हम शॉर्ट में समझे तो रूलिंग गवर्नमेंट को नियंत्रण में चलाने का काम होता है ऑपोजिशन का, ताकि वो तानाशाही ना कर पाए। लेकिन जब ऑपोजिशन का फेस ही पब्लिक के लिए एक जोक बन जाए तो ऑपोजिशन की बात सुनने की आदत ही दोस्तों खत्म हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी के रूप में साबित किया है, क्योंकि बीजेपी के पास एक क्लियर लीडरशिप फिगर है, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक पावरफुल नैरेटिव है। जब सामने वाला चैलेंजर ही वीक दिखे तो रूलिंग पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। और दोस्तों यही से एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इक्वेशन भी बनता है, जो कि है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और एक वीक ऑपोजिशन का कंपोजिशन। जहां स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ला सकती है, लेकिन वीक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को कमजोर कर देता है। जब पार्लियामेंट में अपोज कम होता है तो बिल्स और पॉलिसीज कंपैरेटिवली आसानी से पास हो जाती है, डिबेट्स का लेवल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और तब पब्लिक का वोट लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स से हटकर इमोशनल स्लोगन्स पर टिक जाता है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस को कई इलेक्शन डिफीट्स का सामना करना पड़ा। हर हार के बाद उनकी इमेज और कमजोर होती चली गई। पॉलिटिक्स में जीत और हार सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस का भी गेम है। जो बार बार हारता है लोग उसे फ्यूचर लीडर के रूप में देखना छोड़ देते हैं, और जो बार बार जीतता है लोग उसे नेचुरल रूलर मान लेते हैं। यही से मोदी नहीं तो कौन, अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन्स को ताकत मिलता है। और ये स्लोगन्स तभी चल सकता है जब सामने वाला वीक दिखता हो। डेमोक्रेसी में चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर चॉइस ही अनरिलायबल हो तो लोग मजबूरी में एक ऑप्शन को चुनना पसंद करते हैं। इस तरह पावर धीरे धीरे एक तरफ चला जाता है, बिना ये बोले कि देश में अब तानाशाही है। सिर्फ पॉलिटिकल इंबैलेंस के थ्रू इस पूरी कहानी में ये कहना गलत है कि ये सब सिर्फ राहुल गांधी की ही गलती है। इसमें कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन फेलियर का भी हाथ है। यंग लीडर्स को प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट ना कर पाना, क्लियर आइडियोलॉजीज विजन ना देना और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को डिस्कनेक्ट करना, इन सब ने मिलकर राहुल गांधी को एक इफेक्टिव अपोजिशन लीडर बनने से रोका है। मीडिया ने इस पप्पू वाले इमेज को और पुश किया और पब्लिक ने सीरियस पॉलिटिकल एनालिसिस के बजाय मीम कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और इसका असर सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी के कल्चर को बदल के रख दिया। जब ऑपोजिशन वीक होता है तो रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने का मतलब है पॉलिसीज पर कम जांच परख, डिसीजंस पर कम सवाल और पावर पर ज्यादा कंट्रोल। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अनक्लियर अनचेक्ड पावर कभी भी हेल्दी नहीं होता, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हाथ में ही क्यों ना हो। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रोजाना सवाल भी करना, और सवाल तभी स्ट्रांग होते हैं जब ऑपोजिशन क्रेडिबल हो। इसलिए आज राहुल गांधी को पप्पू कहना सिर्फ एक आदमी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल सिम्टम है। ये बताता है कि इंडिया का ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, और जब ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे तो रूलिंग पार्टी को अपनी मोनोपोली बनाने का मौका मिल जाता है बिना किसी फॉर्मल कंट्रोल के। आज का सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी फनी है या फिर सीरियस है। आज का सवाल दोस्तों ये है कि क्या इंडिया को ऐसा ऑपोजिशन चाहिए जिसे लोग मजाक के रूप में देखते हो? क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए ये हेल्दी बात है कि एक तरफ एक स्ट्रॉन्ग रूलर है और दूसरी तरफ एक वीक चैलेंजर है? अगर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होता तो रूलिंग पार्टी को ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता। अगर ऑपोजिशन क्रेडिबल होता तो पार्लियामेंट में डिबेट्स का लेवल बहुत ऊपर होता, और अगर आज ऑपोजिशन पब्लिक के सामने सीरियस ऑप्शन होता तो पावर का बैलेंस ज्यादा नेचुरल होता। दोस्तों ये कहानी सिर्फ राहुल गांधी पे खत्म नहीं होता है दोस्तों, बल्कि ये कहानी डेमोक्रेसी का फ्यूचर तक जाता है और ये सवाल उठाता है कि आज इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बैलेंस पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ या फिर एक वन साइडेड डोमिनेंस की तरफ। राहुल गांधी का पप्पू टैग शायद पॉलिटिक्स का सबसे अनसक्सेसफुल निकनेम बन गया हो, लेकिन इसके पीछे सिस्टम लेवल प्रॉब्लम छुपा
छुपा हुआ है वो लिटरली ज्यादा सीरियस है दोस्तों। और डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक चीज वीक गवर्नमेंट नहीं होता है, बल्कि एक खतरनाक चीज होता है एक वीक ऑपोजिशन। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं है, बल्कि ये आपके फ्यूचर पर भी है। अगर आज ऑपोजिशन एक जोक बन जाता है तो कल सवाल पूछना भी एक जोक बन जाएगा। और ये भी आपको समझना आज जरूरी है कि आज इस वीडियो में मैं किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं या फिर किसी व्यक्ति विशेष को मैं इंसल्ट भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि रूलिंग गवर्नमेंट इज डूइंग देयर जॉब वेरी ब्रिलियंटली। मैं तो बस आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आज हमारा ऑपोजिशन नहीं जागे तो कल बहुत देर हो चुका होगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में पावर को चैलेंज किया जाए तो लीडर्स से डर के नहीं बल्कि लॉजिक से बात हो, और पॉलिटिक्स में मीम नहीं बल्कि समझ ज्यादा चलती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग सोचे कि क्या ये सही है और क्या गलत है। अगर ज्ञानदीप को आपने सब्सक्राइब किया है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिर्फ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से भी बनता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।